बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम मुकाबिल में मेरे और हारून साहब की तरफ से तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद। इंट्रो की तरफ बढ़ेंगे, मगर हारून साहब आज की खबरें क्या हैं? खबरें ये हैं कि शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की गुफ्तगू हुई है और शहबाज शरीफ ने कहा या तो मैं अपने घर जाके बैठ जाऊं या मुझे काम करने का मौका दें। अमेरिका दबाव डाल रहा है अड्डे देने के लिए। अज़रबैजान पर भी दबाव है, हम पे भी दबाव है और वो अभी तक बरकरार। वज़रा नैब के ख़िलाफ़ बयानात अपोजिशन दिया करती थी, मगर अब वज़रा भी उसके ख़िलाफ़ बयानात दे रहे हैं। एडमी यौम तकबीर है आज, और ये मैं आपसे अर्ज़ करूँगा कि किस किस ने मुखालफत की थी, धमाकों की किस ने हमायत की थी और आखिरी फ़ैसला कब हुआ था। ये है नुमायाँ उन्वानात। बाकी अफ़गानिस्तान की सूरत हाल है और भी चीज़ें हैं। चलिए हारून साहब, खबरें तो आपने ये बता दी, मगर एक खबर ये भी है हारून साहब के पीडीएम से मुतालिक शहबाज शरीफ साहब और मौलाना साहब ने अभी कुछ देर पहले प्रेस टॉक की है और कल इजलास होने जा रहा है। ऐसा महसूस हो रहा है कि एक नई ताज़ा रूह फूंक दी जाएगी। शहबाज शरीफ साहब अब ये भी समझते हैं कि अगर एक नया सोशल ऑर्डर तय कर लिया जाए तो मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो कौमी तामीर के लिए तैयार होंगे। इसके ऊपर तो हम बात करेंगे, जैसा से आपने भी बयान किया। और अमरीका के जो फौजी अड्डों का मामला है उस पर अफगानिस्तान की तरफ से तालिबान ने भी एक रिएक्शन दिया है। उन्होंने कहा कि अगर पड़ोसी मुल्क की तरफ से अगर इस किस्म की कोई भी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया गया तो जो गलतियां आप लोग करेंगे उसकी जिम्मेदारी भी आप लोगों पर आयद होगी। अब मामला यह कि अगर खुदा ना खास्ता अफगानिस्तान के मामले पर दोनों तरफ से कोई लाइन कट जाती है तो इसके नतायज क्या होंगे, इसके ऊपर भी हम यकीनी तौर पर आपके साथ बात करेंगे। मगर जिस तरह से यौम तकबीर के हवाले से आपने बात की है, आज से तकरीबन 23 साल पहले पूरी कौम के लिए बहुत बड़ा दिन था। यकीनी तौर पर प्रेशर भी था कि क्या किया जाए, किसी की मर्जी से हुआ या फिर खुद ये फैसला लिया गया, और इसके लिए मुखालिफत किस किस ने की और किस किस ने इसके राह को हमवार किया, इसके ऊपर हम हारून साहब बात कर लेंगे। मगर जो आप हारून साहब बात कर रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ गुफ्तगू हुई है, तो फैसला क्या हुआ इस गुफ्तगू में? कोई फैसला नहीं हुआ। उन्होंने वक्ती तौर पे कह दिया जो आपने कहा है कि वो साथ लेके चलना चाहते हैं और पीडीएम को मुतहर्रिक करना चाहते हैं। जो बात आपने की वो बिल्कुल दुरुस्त है। शहबाज शरीफ की स्ट्रेटजी ये है कि कौमी हुकूमत किस्म की हुकूमत बनाई जाए, यानी वो हुकूमत है अगर इलेक्शन नून लीग जीत जाए जिसकी वो उम्मीद रखते हैं तो नून लीग ही की हुकूमत हो, मगर बाकी लोगों को साथ लेकर चला जाए। और इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनकी ये अंडरस्टैंडिंग है कि इक़्तिदार की मरकज़ियत नहीं होगी, यानी बल्दियाती अदारे भी फ़ाल किए जाएंगे, यानी सिस्टम को बेहतर बनाया जाए, मुल्क की मईशत को बेहतर बनाया जाए, तलखी माहौल में कम हो अगर उन्हें मौका मिलता है। पहले ये तो सवाल ये है ना कि उन्हें मौका मिलता है। शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ साहब को ये मैसेज भेजा कि जनाब वाला या तो मुझे काम करने दिया जाए या मैं अपने घर जाकर बैठ जाता हूँ। और वो ज़ाहिर है इस पस मंज़र में किया कि उन्होंने जब ये कोशिश की अपोजिशन पार्टियों को बुलाया तो शायद खाकान अब्बासी ने तारपीडो मारा उन्हें और उसे सबोटाज कर दिया और ये यहाँ तक धमकी दी कि मैं पीडीएम की सेक्रेटरी जनरलशिप से मुस्ताफ़ी हो जाऊँगा। और ये कहा कि वो जो हमने एक्सप्लेनेशन कॉल की थी और वो फाड़ के फेंक दी थी, उसके पर्दे जोड़ के उसको पढ़ें, यानी आप इस लहजे की तमकनत मुलाज़ा फरमाएँ। और इसमें कितना इसरार है उनका शदीद, जैसे मातहतों से किया जाता है। और इसके बाद जो है वो अपनी जवाब वजाहत करें। और फिर मौलाना फजलुर रहमान की अप्रोच कम बेश यही है, लेकिन वो उनका जैसा मिजाज है वो बात तल्ख नहीं कहते। अच्छा, मरीम नवाज़ ने भी सबोटाज किया उसको, इसलिए कि वो ये नहीं चाहती हैं कि शहबाज शरीफ जो का तो मनसूबा बिल्कुल और है कि भाई को मना लें। और उनको मनाने के लिए बिल्कुल एक सादा दलील है, भाई आपको इमरान खान की हुकूमत पसंद है या उसकी बजाय ये बेहतर है जिस तरह के हालात हैं कि मैं बन जाऊँ वज़ीर आज़म। और ज़ाहिर है वो बन जाएंगे तो नवाज शरीफ ही की एक तरह से हुकूमत होगी, उन पर बहुत दबाव तो नहीं होगा नवाज शरीफ पे। अगर 100 करोड़ रुपये सालाना के फ़ायदे उठाते थे तो 25 करोड़ के उठा लेंगे, और 100 अरब के उठाते थे तो 25 अरब के उठा लेंगे। और खाना पीना तो पहले भी जब वो वज़ीर आला थे तो उन्होंने नवाज शरीफ के घर को चीफ मिनिस्टर हाउस करार दिया हुआ था। मतलब ये कि आटे की बोरी तक सरकारी ख़जाने से जाती थी और तमाम उसके और बाकी भी खैर नून लीग के लोग उसमें मेहमानदारी में कंट्रीब्यूट करते थे। तो ये उनका नया इमरानी मुआहदे से मुराद दस्तूर में तब्दीली नहीं है, अगरचे ज़ाहिर है कि दस्तूर में इस तरह की तब्दीली तो करनी ही होगी
यानी वो आइनी तरमीम के ज़रिए हो या कवानीन के ज़रिए हो कि भाई बल्दियाती अदारे पावरफुल हों सही, और इस्टेब्लिशमेंट के साथ अंडरस्टैंडिंग हो। अंडरस्टैंडिंग से मुराद ये नहीं है कि सिविल हुकूमत ना हो या एक ये नहीं वो चाहते। शहबाज शरीफ इतनी बात वो समझते हैं कि कोई यानी ऐसी हुकूमत नहीं जो ताबे मोहम्मल हो, बल्कि ये है कि मफाहमत की फ़िज़ा पैदा की जाए, मुल्क में तलखी कम हो। और असल चीज़ तो उसूल इक़्तिदार है, और इक़्तिदार मिल जाए और कल को मौका मिले तो उनके भाई जो हैं वो संभाल लें, अगर जो वो चाहते भी हैं। लेकिन वो तो ज़ाहिर है आसान नहीं है, अदालत से उन्हें सज़ा हो चुकी है। लेकिन मरियम इसके ख़िलाफ़ है, इसको सैबोटाज करने पर तुली हुई हैं। और अब ये यानी एक तलवार है जो उनके सर पे लटक रही है। उम्मीद भी है शहबाज शरीफ को गैर मामूली तौर पे, और खौफ भी है कि भाई जो हैं वो मुतज़ब्ज़ब रहते हैं, जैसे एटमी धमाकों के मामले में मुतज़ब्ज़ब थे, लेकिन आखिरकार एक फ़ैसला तो करना ही पड़ेगा। बिल्कुल। यानी इसमें नुक्ता ये है कि अब नवाज शरीफ साहब को चाबी नवाज शरीफ के पास है। अरकान असम्बली की अक्सरियत पंजाब में भी, सूबाई असम्बलियों में भी, और जो पंजाब है बेसिकली, और मरकज़ में भी, वो शहबाज शरीफ के मौक़िफ़ की हामी है। सही, वो नहीं चाहती मुखासमत, वो इक़्तिदार से बाहर नहीं रहना चाहते। लेकिन वोटरों की अक्सरियत नवाज शरीफ के साथ है। यानी नवाज शरीफ जो चाहेंगे वही होगा फाइनली। अगर वो अपनी ज़िद पे अड़े रहेंगे, तलखी चाहेंगे और ये चाहेंगे कि कन्फंट्रेशन हो और वो दबाएं अपने मुखालिफिन को, अगर उन्हें मौका मिले तो फिर यही होगा। फिर ये कशमकश इसी तरह जारी रहेगी और उसका बेनिफिशरी इमरान खान होगा, जो कि वो अब भी है और इसका इम्कान है कि आइंदा भी होगा। अभी तो खैर कोरोना है, इलेक्शन हो ही नहीं सकते, इलेक्शन के लिए फिजा साजगार ही नहीं है। लेकिन फरवरी मार्च में हो सकते हैं। ख़ुद इमरान खान साहब भी शायद अब इस तरफ माइल हैं कि ये यानी जो कुछ होना है, जो आर या पार, वो हो जाए और वो मतलब लोगों के पास जाएं और उनसे कहें कि मुझे पूरा इख्तियार दें और मुझे अक्सरियत दें। ये है सूरत हाल तजब्ज़ब की, जिसमें कि फंसे हुए मुख्तलिफ लोग। लेकिन बहुत देर शायद अब इंतज़ार नहीं करना होगा। कोई फ़ैसला नवाज शरीफ साहब को भी करना होगा, शहबाज शरीफ को भी करना होगा, मरियम नवाज और उनके साथियों को भी करना होगा, इस्टेब्लिशमेंट को भी करना होगा, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी करना होगा। और ये तजब्ज़ब के और यानी इल्तबास जिसको कहते हैं, ये एक बेयकीनी की फ़िज़ा से निकल कर किसी रास्ते पे मुल्क जो है वो गामजन हो जाए। सही है, बिल्कुल ठीक बात है अरुण साहब। मगर नून लीग के अंदर इख्तलाफात बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं। एक तरफ ये भी राय कायम की जा रही है कि शायद शहबाज शरीफ साहब, चूंकि मरियम साहबा नहीं चाहती कि चचा जान आगे आए, नवाज शरीफ साहब के बयानिए के साथ, जैसा आपने बयान किया कि वोट भी नवाज शरीफ का ही है, तो मरियम साहबा खुद फ्रंट फुट पे आना चाह रही हैं। मगर चचा जान ऐसा महसूस हो रहे हैं कि कुछ PDM से बाला बाला कुछ सोच रहे हैं जो मुफाहमत भी हो सके और रास्ते भी हमवार हो सकें। नहीं, मेरी राय मुख्तलिफ है। मेरा ख्याल है वो PDM को साथ लेके चलना चाहते हैं। मरियम ने कहा कि जो इजलास उन्होंने बुलाया उसका PDM से कोई ताल्लुक़ नहीं है। यही बात बल्फाज दिगर शायद खाकान अब्बासी ने कही। ये वो लोग हैं जो जिनके लिए नवाज शरीफ लीडर नहीं है। नवाज शरीफ उनका लीडर नहीं है मरियम का, और न शायद खाकान अब्बासी का। उनका देवता है, अन्नदाता है। ये बड़े सग़ीर में ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता था। यानी हम कहते हैं ना दाता गंज बख्श जनाब अली बिन उस्मान अजमेरी को, तो ये खला से नहीं आई ये इस्तिलाह। ये नहीं है कि ख़ास तौर पे उस वक्त उनके लिए तराशी गई। वो बादशाह को जो है वो यही कहते थे, अन्नदाता और देवता। और ये मतलब ये है कि जिसकी वजह से ज़िंदगी रवां दवां रहती है। इसलिए दरबारों में आपके इल्म में होगा कि सजदा भी किया जाता था। यानी सिर्फ ये नहीं है कि अदब से झुकते थे और खुशामद करते थे, वो तो आज की दुनिया में ये मुमकिन नहीं है, वरना आज भी करते सजदा, कोई कसर न छोड़ते दरबारियों का। ये ज़रा PTI के चंद लोगों के नाम अपने जहन में लाएं, नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, अपने जहन में उभारें। और नून लीग के एक लीडर ने एक मीटिंग में यहाँ तक कह दिया था, जब नून लीग और दूसरी पार्टियों के दबाव से और वकला की तहरीक थी दरअसल, तो वो चीफ जस्टिस बहाल हुए कि मियाँ साहब आपने तो वो काम किया है कि जिस तरह के काम पैगम्बरों के ज़माने में हुआ करते थे, और नवाज शरीफ साहब ने उन्हें इससे मना नहीं किया था। इस तरह की खुशामद जरदारी साहब की जाती है,
इसी तरह की नवाज शरीफ की जाती है। एक मरहूम लीडर ने, अब चूँकि वो इस दुनिया में नहीं है, कहा था कि बेनज़ीर की लीडरशिप को कौन चैलेंज कर सकता है, वो तो चाहें तो नए लीडरों की एक पूरी खेप खुद पैदा कर सकती हैं। ये क्या सियासत में असल चीज़ तो सिचुएशन की होती है। पीडीएम को साथ लेके चलना चाहते हैं नवाज शरीफ, बाला बाला नहीं करना चाहते, नवाज शरीफ से बाला बाला भी नहीं करना चाहते। सही। वो तो उन्होंने ये कहा, जो इंटरव्यू उन्होंने दिया, जो आपने बात की इमरानी मुआहदे का, आपने सही पॉइंट आउट किया, जिसको मैं भूल गया था। उन्होंने कहा मैं पाँव पकड़ूंगा। क्या वो भी यही कह रहे हैं कि जनाबे वाला आप ही देवता हैं, आप ही अंदाता हैं, आप ही इस कायनात के मालिक व खालिक हैं, आप ही जो चाहें होगा, मुझे इजाज़त दे दें, थोड़ा सा, वो पंजाबी को कहते हैं, झूठा लेने का मौका दें, तो मुझे भी थोड़ा सा इक़्तिदार का मज़ा लेने दें। और उनका ये ख्याल है कि चूँकि मैं डिलीवर कर सकते हैं, वो यानी मेहनती तो वो हैं और डिलीवर कर सकते हैं, और फौज सर पे बैठी होगी तो करप्शन भी कम करेंगे। मतलब ये पहले तो एक धेले की भी नहीं की, फिर आधे धेले की भी नहीं करेंगे, उससे कुछ कम करेंगे। सही। तो वो इस यानी नवाज शरीफ की मर्जी के बगैर नहीं होगा। दूसरी बात, एक चीज़, शहबाज शरीफ बिल्कुल 2 बातें बहुत ठीक समझ रहे हैं। नवाज शरीफ उनसे ज़्यादा जानते हैं सियासत की हरकियात को, लेकिन एक जब आदमी ज़िद की हालत में होता है तो वो तज्जिया नहीं कर सकता। नफ़रत और मोहब्बत में तज्जिया नहीं होता। 2 बातें वो बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं। उनकी पार्टी के इलेक्टेबल्स मुखासमत नहीं चाहते। सही। और दूसरी बात, वो बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं कि अगर एक स्टेबल हुकूमत कायम करनी है तो अपोजिशन पार्टियों के साथ किसी न किसी दर्जे का ताउन जो है वो दरकार होगा, और उसके बगैर इस्तेहकाम नहीं आएगा और माशी तरक्की नहीं होगी, डिलीवर वो नहीं कर सकेंगे और उनकी पार्टी का गलबा नहीं रह सके। ठीक है, लेकिन इस सारी सूरत हाल में मरियम साहबा को कैसे कायल किया जाएगा हारून साहब, क्योंकि अभी भी वो बज़िद हैं, पीपल्स पार्टी को लेके भी बज़िद हैं कि जब तक मुआफ़ी नहीं मांगी जाएगी ना तो उन्हें कबूल किया जाएगा तहे दिल के साथ, और ना ही उन्हें आने की इजाजत दी जाएगी। मरियम साहबा को कौन हैंडल करेगा? मरियम साहबा को कुदरत हैंडल करेगी, या शहबाज शरीफ को हैंडल करेगी, या मरियम को हैंडल करेगी। दारा शिको और औरंगजेब आलमगीर 2 आदमी बादशाह नहीं बन सकते थे, बादशाह एक को बनना था। एक आदमी हुक्मरान होता है, 2 नहीं होते, और इसमें कोई लिहाज नहीं होता है। सियासत के सीने में न दिल होता है, ना आँख में शर्म होती है। सियासतदान, जो इकबाल ने कहा था, इबलीस के फर्जंद हैं अरबाब सियासत, बाकी नहीं अब मेरी ज़रूरत है अफला। कोई शख्स हुक्मरान से ज़्यादा सफ़ाक और बेरहम नहीं होता। हुकूमत तो जब मिलने का इम्कान ही पैदा हो जाए तो दिल गोश्त पोच की बजाय पत्थर का बनना शुरू हो जाता है। या मरियम हैंडल हो जाएंगी और उनके वालिद ग्रामी हो जाएंगे, और वक्त फैसला करेगा, यानी कुदरत और तकदीर फैसला करेगी। वो फैसला करेगा जिसने ज़िंदगी को और कायनात को और इंसानों को तख्लीक किया है। तो उनमें से कोई एक जो है उसे इक़्तिदार मिलना है, दोनों को तो नहीं मिलना। और पहली बात तो यह है कि ये कौन कह सकता है कि इमरान खान इलेक्शन नहीं जीत जाएंगे। ये तो जब सिचुएशन आएगी, अगर ओवरसीज पाकिस्तानीज के वोट रजिस्टर हो जाते हैं और वो वोट डालने के लिए तैयार हो जाते हैं, और अगले 1 साल में अगर फ़र्ज़ कीजिए, ये तो देखिए ना हालात पे होता है कुछ डिलीवर करने में। ये कोई कह सकता था कि इक़्तिसादी तरक्की की रफ्तार 4% हो जाएगी? किसी के गुमान में भी था, लेकिन हालात, मैं आपसे हमेशा कहता हूँ, असल चीज़ सिचुएशन होती है। वो जो अवामल तकदीर पैदा करती है, उसमें से बाज़ को हम पढ़ सकते हैं, बाज़ को नहीं पढ़ सकते। ये कौन कह सकता है कि इमरान खान नहीं जीत सकेगा? ये कौन कह सकता है कि इमरान खान को नए हलीफ नहीं मिल जाएंगे? ये कौन कह सकता है मुमकिन है मिल जाए, मुमकिन है ना मिले? ये कौन कह सकता है कि इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान एक दफ़ा फिर पूरी तरह अंडरस्टैंडिंग हो जाए, और बशर्ते कि वो कुछ डिलीवर करने के काबिल हो जाए और अपने रवैये में अपने मौक़िफ़ में लचक पैदा करे? तो ये मुस्तकबिल के बारे में हतमी और यकीनी पेशगोई नहीं की जा सकती। आने वाले में कल में क्या होगा ये सिर्फ वो जानता है जिसने आने वाला कल पैदा करना है।
बेशक बेशक। हारून साहब, कुछ सवाल जिस तरह से इन्होंने एक इंटरव्यू दिया शहबाज शरीफ साहब ने, बड़ी उसकी बातचीत भी हो रही है, कुछ सवालात उठाए हैं उन्होंने भी नैब की कारकर्दगी से मुतालिक कि जो भी इल्ज़ामात लगाए गए, जो भी केसेस बनाए गए, वो सब हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया कि बिला जवाज़ हैं, झूठे साबित हुए। 56 कंपनियों का मामला कहाँ गया, एक धेले की करप्शन नहीं निकली। ये तो अपोजिशन का मौक़िफ़ है। इमरान खान साहब के अपने वज़रा नैब के एहतसाब के ऊपर सवालात उठा रहे हैं, तो ये तो फिर एक और मामला शुरू हो जाएगा नैब को लेकर। करप्शन तो हमेशा मैं आपसे कहता हूँ, ना नवाज शरीफ ने किया, ना शहबाज ने की, ना हमजा ने की, ना सुलेमान ने की, ना जरदारी ने की, ना फरियाल ने की, ना राजा रेंटल साहब ने, किसी ने कोई करप्शन नहीं की। करप्शन किया मैंने और आपने, ये जो हमारे कैमरा मैन है इन्होंने, ये जो हमारे दफ्तर में 200-300 आदमी काम करते हैं इन्होंने किए हैं। और करप्शन की है आम मजदूर और किसान है, इन्होंने करप्शन तो कभी की ही नहीं। और उसकी एक वजह है, उसी की वजह से पाकिस्तान का अदालती निज़ाम 120वें नंबर पे है ना। कौन सी पाकिस्तान की अदालत है, ख़ासतौर पर निचली अदालत है जहाँ इंसाफ की तवक्को की जा सकती है? कौन सी पुलिस है जो सही तफ्तीश करती है? जब तफ्तीश ही नहीं होगी और जब रिश्वत दे के कागजात गायब कर दिए जाएंगे और जब दफ्तरों के दफ्तर जला दिए जाएंगे, ज़िला कचहरी लाहौर की आग किसी को याद है कि उसमें तमाम रिकॉर्ड जल गया था, जिसके बाद आप ये तय कर ही नहीं सकते हैं कि जो ज़मीन है शरीफ ख़ानदान के पास 3000 कनाल है या कितनी है, कि वो दरअसल किसकी थी, महकमा औकाफ की कितनी थी और लोगों की कितनी थी और किस तरह ली गई थी, और बहुत सी दस्तावेज़ात उसमें गायब हो गई। तो और कितने वो जले हैं और कितने कागज़ हैं आसफ अली जरदारी साहब के जो गायब हो गए हैं मुकदमात के। और उन्हें मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि 1100 टेररिस्ट आउट ऑफ 1100 टेररिस्ट, 400 की तो अदालतों ने ज़मानतें दे ली थी। और जज कोई तनहा तो नहीं फैसला करता, उसका एक अमला होता है और उसको पुलिस की तफ्तीश पे इन्हिसार करना पड़ता है, उसके सामने सबूत पेश किए जाएंगे तो वो फैसला। फर्ज कीजिए एक जज 100% दयानतदार है, डिटरमेंट भी है, डरता भी किसी से नहीं है। खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि तुम में से अगर कोई मुझे धोखा देकर फैसला करा ले तो उसका वो ज़िम्मेदार होगा, वो नहीं होगा। ज़ाहिर है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो धोखा दे नहीं दिया जा सकता था, ये तो उसका तो इम्कान उन्होंने ज़ाहिर किया। लेकिन ये एक उसूल उन्होंने बयान किया कि धोखा दे के फैसला कराया जा सकता है। और तारीख़ में इसकी एक आध नहीं दर्जनों मिसालें हैं, बाद में फ़ैसले बदलने पड़ते हैं, ख़ुद हमारे यहाँ उसकी मिसालें हैं। तो उसका क्या कहा जा सकता है, इस बारे में तो कोई हतमी राय नहीं दी जा सकती। सही है, ठीक है। लेकिन हारून साहब, आपने जो प्रॉपर्टीज़ के हवाले से बात की है, शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि सियासत में कदम रखने से पहले हमारे वालिद की फैक्ट्रीज थी, हमारे पास पैसा था, हमारे पास प्रॉपर्टी थी। तो इस किस्म का सवाल करना कि इख्तिदार में भी थे आप लोगों ने कारोबार किया, प्रॉपर्टी बनाई, तो ये सवाल पूछना ही नाजायज़ है। नहीं, शहबाज शरीफ साहब ने जो दरअसल जो फिक्रा कहा था, ये तो उन्होंने अब कहा, उन्होंने कहा मैं गरीब बाप का बेटा, मुझे इस पे फख्र है। और सैयद आबदा हुसैन मौजूद है इसी प्रोग्राम के दरमियान, उन्होंने फ़ोन करके पूछ लें कि क्या उनकी ज़मीन पर ट्यूबवेल लगाने के लिए मियां शरीफ साहब मरहूम और मग़फ़ूर ख़ुद तशरीफ़ नहीं ले गए थे, और क्या उन्होंने इन अल्फाज में अपना तारफ़ नहीं कराया था कि मेरा नाम मिस्टर शरीफ है? तो अरबपति वो कब थे? दूसरी बात यह है कि दुनिया में वो कौन सा मुल्क है सवाए वहाँ जहाँ बादशाहतें हैं और अवाम को हक़ हुक्मरानी में अवाम का कोई हिस्सा नहीं है, कौन सा हुक्मरान है जिसे कारोबार करने की इजाज़त है? हुक्मरान अगर कारोबार करे तो फिर उसके लिए कानून बना देना चाहिए। थाने में रेस्टोरेंट खुलने चाहिए, थाने में कपड़े की दुकान होनी चाहिए, थाने में दूसरे कारोबार होने चाहिए, और तहसीलदार का भी इसी तरह कारोबार होना चाहिए, डिप्टी कमिश्नर का भी होना चाहिए, एसपी का भी होना चाहिए, छोटा सा डीएसपी का भी होना चाहिए, और कमिश्नर का भी होना चाहिए। इससे तो खल्क़ खुदा को बड़ी सहूलत हो जाएगी। अगर वज़ीर आज़म कारोबार कर सकता है तो वज़ीर आला को भी इजाज़त होनी चाहिए, वज़रा का भी होनी चाहिए, अरकान, बल्कि उनके लिए मराहत का ऐलान करना चाहिए। वो सदर साहब, ये आरफ अलवी साहब को इजाज़त हो कि वो अब दफ्तर में शादी की तकरीबात मुनक़िद करें, तो बाकी जगह पे तो 3-4 लाख रुपए देने पड़ते हैं, तो वहाँ तो लोग 1 करोड़ रुपए, 2 करोड़, 10 करोड़ देने के लिए तैयार हो जाएंगे, तो बड़ी आमदन हो जाएगी और उससे बड़ी मुल्क की मईशत जो है वो चल पड़ेगी। यानी आपका 4-5 हज़ार रुपये का
टारगेट पर अरब का टारगेट पूरा करना मुश्किल हो रहा है तो 10,000 रुपये टैक्स वसूल हो जाएगा। हारून साहब, ऐसे आप तलखी में बड़े अच्छे अच्छे मशवरे देते चले जा रहे हैं। मैं इसके साथ ही ब्रेक पे जा रही हूँ। एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो अमरीका फौजी अड्डे देने का जो मामला है अफगानिस्तान से तालिबान की तरफ से भी एक रिएक्शन आ चुका है। अब अफगानिस्तान में चूंकि अमन के हवाले से बात की जाती है, मगर ये जो कश्मकश ऐसा महसूस होता है आखिरी मरहले में चली गई है, दाखिल हो चुकी है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, असल मामला क्या है, इसके ऊपर तफसील से बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अमरीकी फौजी अड्डों के हवाले से तो बात करेंगे, मगर हारून साहब अभी बजट का मामला, पंजाब के बजट के हवाले से उस पर गुफ्तगू करना भी ज़रूरी है। यकीनी तौर पे आपने पहले भी ये बता दिया है और बार बार बताया है कि ये तो तय है कि पंजाब के अंदर जो बजट है उसको पास किया जाएगा, मंजूर कर लिया जाएगा, मगर शहबाज शरीफ साहब जब ये कहते हैं कि हम टफ टाइम देंगे तो इससे क्या मतलब लिया जाए? फिर इसको छोड़ें, वो टफ टाइम देने की कोशिश करेंगे, बजट मंजूर हो जाएगा। जो हमारे असल मौजूआत हैं इस पर कल अगर बात करना चाहें तो कल कर लें। ठीक है। एक मुख्तसर और सवाल, इसके बाद मैं आगे चलती हूँ। हारून साहब, शहबाज शरीफ साहब कहते हैं, मैंने खुद अपने कानों से सुना है, बाजवा साहब भी मोतरफ है नवाज शरीफ साहब के। जी, बाजवा साहब नहीं मोतरफ, सिर्फ नवाज शरीफ साहब एक मिसाली लीडर है। उन्होंने खुद कहा था, मिसाल है ना यासीन मलिक की बेगम, वो उनकी वालदा मोहतरमा ने मुझे बताया कि वो शामिल होने के लिए गई थी उनकी पार्टी में, तो वो वैसे पजीराई तो बहुत की अच्छी तरह से, लेकिन उन्होंने ऐलान फरमाया कि मैं कश्मीरियों की तारीख का सबसे बड़ा लीडर हूँ। अल्लामा इकबाल को भी हड़प कर गए और अली गिलानी को भी हड़प कर गए फिक्र में। नवाज शरीफ जैसा लीडर तो कोई भी पैदा ही नहीं हुआ। अगर सलाउद्दीन अयूबी और डिगाल इस ज़माने में होते, इब्राहिम लिंकन होते, तो इनके हाथ पे बैत करते, इनसे सियासत सीखते। ठीक है, चलिए अफगानिस्तान की तरफ चलते हैं। हारून साहब, सबसे पहले तो ये मामला है कि कौम भी इस वक्त एक दबाव में है, जहनी दबाव का शिकार है कि अमेरिका को फौजी अड्डे देने का मामला क्या है। मगरबी मीडिया बार बार ये खबर चला रहा है, मुसलसल चला रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से देने का फैसला हो गया। वजारत खारजा पाकिस्तान की इसकी तरदीद करती चली जा रही है और ये कह रही है कि ऐसा कोई फैसला नहीं किया गया। आखिर हो क्या रहा है? कौम को खुली हकीकत क्यों नहीं बयान की जा रही? खुली हकीकत यह है कि अड्डे नहीं दे रहा पाकिस्तान, इसका सवाल ही नहीं पैदा होता। जैसे नवाज शरीफ साहब तजब्जब का शिकार थे एटमी प्रोग्राम के एटमी धमाके के मामले में, लेकिन उन्हें फैसला करना पड़ा। हुकूमत ख़त्म हो जाती नवाज शरीफ की अगर वो धमाके न करते, और उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त फैसला कर लिया। उन्होंने पब्लिक सेंटिमेंट्स को पढ़ लिया। चौधरी निसार अली खान खिलाफ थे, आबदा हुसैन खिलाफ थी, सरताज अजीज़ खिलाफ थे, और भी एक दो आदमी खिलाफ थे, लेकिन काबीना के बाकी अरकान ने उन्हें बताया कि जनाब वाला, और मजीद निज़ामी ने कहा आप धमाका नहीं करेंगे तो कौम आपका धमाका कर देगी। अड्डे देने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। 2011 फौज में कोई इसे कबूल नहीं करेगा, एक फुट सोल्जर से लेकर जनरलों तक। ये बात वो खूब अच्छी तरह से जानते हैं। 2011 का मुआहदा अलबत्ता एग्जिस्ट करता है कि ज़मीनी और फ़िज़ाई एक्सेस जो है वो ज़मीन के रास्ते से वो अपना सामान ले जा सकते हैं। और 2001 का मुआहदा गालिबन हारून साहब, सादा सी बात है। एक 2001 का वो गुजारे ये है जो नहायत बुज़दिली के आलम में उन्होंने किया था। बाद में कोलन पावल में लिखा कि हमने तो वो चीज़ें मांगी नहीं थी जो उन्होंने हमें दे दी थी। बॉब वुडवर्ड ने लिखा है कि वो तो हैरत ज़दा रह गए जब उन्होंने कहा कि जो भी आपके मुतालबे हम मानते हैं। तो उस वक्त मुतालबा मान लेने के बाद मुतालबात की फहरिस्त बनी। अच्छा देखिए ना, अगर आप उन्हें अड्डे देते, शमसी का अड्डा था, ये चकलाला का था, जैकबाबाद का था, और इसका फैसला जनरलों ने नहीं किया था। तारीख ये है कि इसका फैसला मुशर्रफ ने चकमा दिया कोर कमांडरों को और वजारत खारजा को भी, और कहा कि इसमें मशवरा करूंगा, और अपने तौर पे कर दिया, इसलिए कि वो डरा हुआ था। जनरल मुशर्रफ है कि बहुत ज़हीन आदमी था, लेकिन जानत दलेरी का बदल नहीं होती। डरा हुआ आदमी फैसला करने के काबिल नहीं होता। उनके चेहरे पे तो हवाइयाँ उड़ रही थी उस वक्त।
आज अगर आप ये फैसला करते हैं अफ़गानिस्तान में तालिबान की मुखालफत का, जो अशरफ गनी ने कहा है कि मुझसे इसका वादा किया गया है कि तालिबान की हमायत नहीं करेगा पाकिस्तान, तो फिर बाकी बचा क्या? उसके बाद क्या बचा? तुर्कमान आपके ख़िलाफ़ हैं, उज़्बक आपके ख़िलाफ़ हैं, ताजिक आपके ख़िलाफ़ हैं, हज़ारा जात के साथ पे कम से कम 5-6 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट कर चुका है ईरान। तो आपके साथ फिर कौन है? अगर यहाँ से जहाज़ जाते हैं और बमबारी करते हैं तो इसका मतलब आपने अफ़गानिस्तान को हमेशा के लिए खो दिया। लेकिन इसके दूसरे पहलुओं उन पर गौर करना चाहिए। इस वक्त जो बमबारी हो रही है अफ़गानिस्तान में, आपको मालूम है कि अमरीकी तैयारों से तालिबान पर बमबारी हो रही है। इससे भी ज़्यादा अहम बात यह, और अमरीकी अपने बहरी बेड़े लेके आ सकते हैं और करीबी इलाकों से बमबारी जारी रख सकते हैं। उनका इंटेलिजेंस नेटवर्क है, उनके मर्सेंटरीज हैं, एक पूरा तबका उन्होंने अपने हामियों का पैदा कर लिया है और वो शमाली इत्तेहाद के साथ साजबाज कर सकते हैं और वो बहुत तेज़ी के साथ दोबारा हमलावर हो सकते हैं। तालिबान आसानी से हुकूमत तो नहीं कर सकेंगे अगर लचक का, इसमें कोई शुबा नहीं कि जंग तालिबान ने लड़ी है और नहायत दलेरी से लड़ी है, बहुत मुस्तकिल मिजाजी से लड़ी और जीती है और सुपर पावर को शिकस्त से दो चार किया है। लेकिन हक़ाइक़ का इदराक होना चाहिए। रूसियों ने कहा है बिल्कुल साफ अल्फाज में कि तालिबान अपनी इजारादारी कायम करने की कोशिश न करें। हालांकि तालिबान से उनके राब्ते हैं। वो अमेरिका का सबसे बड़ा मुखालिफ तो रूस है, चीन से भी ज़्यादा। चीनी भी यही चाहते हैं, इसलिए कि उनके यहाँ मसाइल पैदा होंगे अगर हुकूमत, और वो सब जानते हैं कि वो मसाइल क्या होंगे तालिबान को। और ये अफ़गान फ़ौज वो फ़ौज नहीं है जो पहले थी, जो बिल्कुल मुंतशिर हो जाएगी, उसमें टूट फूट ज़रूर होगी। लेकिन यह है कि उनकी और अगर इलेक्शन होते हैं तो तालिबान को अक्सरियत नहीं मिल सकती। मैं आपसे साफ कह रहा हूँ, एक दफ़ा नहीं, मैंने बार बार ये कहा 35-40% से ज़्यादा सीटें नहीं ले सकेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा। इसलिए कि पश्तून बेल्ट में दूसरे लोग भी हैं, कबाइल भी हैं, हिकमत यार भी है, और हिकमत यार बहुत सियासी सूझबूझ का आदमी है। आज भी पार्लियामेंट में 50 आदमी उसके हामी है। वो तो क्योंकि मुल्क में रहा नहीं तो उसकी पार्टी में टूट फूट हो गई थी, उसके शमाल में भी असरात हैं। तो अफ़गानिस्तान में एक कौमी हुकूमत ही चल सकती है और अफ़गानिस्तान एक बफर स्टेट ही बन सकता है। देखिए ना, रूसी जो हैं वो सारा सेंट्रल एशिया जो है उन्हें अंदेशा है कि उसमें ट्रबल हो जाएगी। तो ये कोई अच्छी हिकमत अमली ना तो पाकिस्तान के लिए होगी कि यहाँ से आप अशरफ गनी की हमायत करें। हमायत नहीं करेंगे वैसे, और ये पॉसिबल नहीं है। बात चीज़ें मुमकिन ही नहीं होती हैं। पाकिस्तान अड्डे दे सकता ही नहीं है। हाँ, अमरीकी लॉबी बहुत मुतहर्रिक है। मुझे अफसोस है, मैं नाम नहीं लेना चाहता था, ये हुसैन हक्कानी, नजम सेठी, आयशा सिद्दीक़ा जैसे जो स्कॉलर हैं, इसलिए कि हम मगरब की तरफ देखते हैं। आप अंधे हैं, आपको नज़र नहीं आता कि चीन के साथ आपकी एक्सपोर्ट जो है वो 30-35% बढ़ गई है और उसमें मज़ीद इम्कानात है। ये लोग अंधे हैं, इन्हें नज़र नहीं आ रहा कि रूस के साथ हमने मुआहदा किया है गैस की पाइपलाइन का, और इस पाइपलाइन का बिछने का मतलब क्या है कि तवानाई का आपका क्राइसिस जो है उसमें कमी आएगी। आप ईरान से, आपके होश आवास कायम नहीं है, आप ईरान से गैस ले सकते हैं अगर मफाहमत हो जाए ईरान की और अमेरिका की। और आपके लिए चीन की इतनी बड़ी मंडी पड़ी हुई है, अगर आप उसको एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते तो दूसरी बात है अमेरिकी लॉबी। और आप चीन को खो कैसे सकते हैं? यानी आप अमेरिका की बात मान लें और चीन को खो दें। 65 में क्या हुआ था? अमेरिका ने आपके पुर्जे तक बंद कर दिए थे और आपको असला देना बंद कर दिया था, और 82 तक, यू इमेजिन कितना तवील अरसा उन्होंने हमारी मदद बंद रखी। जो लोग कहते हैं कि ज़िया-उल हक ने अमेरिका के कहने पर जंग छेड़ी थी, क्या उन्हें आदमी क्या कह सकता है? ज़िया-उल हक को अफ़गानिस्तान की जंग शुरू किए हुए, उनकी अफ़गान अवाम की हमायत शुरू किए हुए 1.5 साल गुजर चुका था तो इमदाद बहाल हुई थी। उससे पहले तो वो $200 मिलियन ऑफर किए थे। उसने कहा था, ज़िया-उल हक ने, ये मूंगफली अपने पास रखो, उससे जिमी कार्टर से कहा था, और वो अपना सा मुँह लेकर रह गया था। जिस दिन ज़िया-उल हक की डेथ हुई है उस दिन, एग्जैक्ट उसी दिन, क्योंकि 9 घंटे का 8 घंटे का फ़र्क होता है, उसने मजमून लिखा था जो अगले दिन छपा था। ज़िया-उल हक was the only architect of Soviet military and political defeat in Afghanistan। फिर ये है, और इसके पहलू हैं। अमेरिका रूस को कंटेन करना चाहता है, नीटो को वो उसकी सरहदों पर तक ले गया है, और उन्हें प्यूटन से ये शिकायत है कि वो अमेरिका की मुखालफत कर रहा है
भाई वो कौम परस्त है, और वो एशिया में अमेरिका जैसी जमहूरियत नहीं होती कहीं भी, बहुत कम जापान में हो सकती है, एक आध जगह पे और हो सकती है। और वो डॉलर में लेन देन तो उसने महदूद कर दिया 30%। एक दिन अगर चीन कर दे, चीन की तो चूंकि तजारत का साइज बहुत बड़ा है अमेरिका के साथ, तो फिर क्या होगा? फिर अमेरिकी घुमंड है कि हम जो चाहे कर सकते हैं। इसके मुकाबले में चीनी बहुत सूझबूझ के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने ईरान को विन ओवर कर लिया, वो पाकिस्तान में सरमाया कर रही हैं, बांग्लादेश में 60-70 बिलियन डॉलर की सरमायाकारी कर रहे हैं, भूटान में कर रहे हैं, श्रीलंका के लिए तैयार हैं, अफ्रीका तक वो तैयार हैं। सही। तो अमेरिका का तो जो कुव्वत है बेसिकली फौजी है। फौजी होने की वजह से उनके वो बहरी बेड़े हैं, जो पूरा एक शहर होता है जिसमें बहरी फौज भी होती है, जिसमें बर्री फौज भी होती है, जिसमें जहाज भी होते हैं, तकरीबन पूरा एक शहर तो बसाया जा सकता है। घमंड की वजह से तो आज अमेरिकी मईशत, चीनी मईशत अमेरिकी मईशत के बराबर हो गई है साइज में, और अगले बरसों में बढ़ने वाली है उससे। इसलिए कि वो ना अपना सरमाया फौज पे ज़ाया कर रहे हैं, ना वो मिलिट्री एडवेंचर कर रहे हैं, वो नहायत एहतियात के साथ एक एक कदम आगे बढ़ाते हैं। सही। इन कंक्लूजन हर्फ आखिर ये है कि तालिबान को लचक का मुजाहरा करना होगा, वरना होगी खाना जंगी। ये ठीक है कि हक इक़्तिदार अशरफ गनी का नहीं है। अशरफ गनी को 8 लाख वोट मिले थे 1.5 करोड़ में से, सही। तो वो उसका हक इक़्तिदार नहीं है। लेकिन मैं फिर कहता हूँ एक ही रास्ता है, लोया जिरगा। अफगान मिल बैठें और आपस में फैसला करें, और पाकिस्तान को अपने देर पा कौमी मफादात को मलूद रखना होगा। ये वही अमरीकी है ना जो अफ़गानिस्तान में रूसी फ़ौज की वापसी के, सोवियत फ़ौज की वापसी के बाद हमें हमारे हाल पर छोड़ गए थे, और हिलरी क्लिंटन रोती थी और कहती थी हमने गलती की जब यहाँ मदद मांगने के लिए आए थे। ये वही अमरीकी है ना कि जो हम उनके तस्वीराती हलीफ थे, स्ट्रेटेजिक पार्टनर थे, और मदद वो इंडिया की कर रहे थे 71 में। तो अमरीकियों पे हम कैसे? पाकिस्तानी फौज अपने नाखूनों से लेकर सर के बालों तक, पाकिस्तानी फौज के अंदर अमेरिका से जो मुगायरत पैदा हो चुकी है, पाकिस्तानी अवाम में भी बेदारी है। फ़लस्तीन पे उनका मौक़िफ़ क्या है? कश्मीर पे क्या वो कहते हैं कश्मीर को भूल जाओ? हमसे उन्होंने एग्रीमेंट किया कि वो कश्मीर में मुदाखलत नहीं करेंगे और पाकिस्तान को रोकेंगे नहीं। हमसे उन्होंने वादा किया उसके हल की कोशिश करेंगे, इंडिया पे दबाव रखेंगे, और मुकर गए, साफ मुकर गए। सही। और हमारी मईशत को 100-150 बिलियन डॉलर का नुकसान पहुंचा, जो हमारे कुल कर्जे हैं। तो इन अमरीकियों पे हम इन्हिसार कर सकते हैं। अगर कोई ये करेगा तो इतनी बड़ी गलती करेगा कि पछताएगा, उसका नामो निशान नहीं रहेगा। सही, ठीक। लेकिन हारून साहब, अफगानिस्तान का मामला ऐसा है कि तमाम फरीकैन को समझदारी और हिकमत का मुजाहरा करना होगा। अफगान मीडिया की इस खबर को हारून साहब आप किस तरह से देखते हैं, जो ये दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान अगर फौजी अड्डा नहीं दे रहा, एक या ज्यादा, मगर पाकिस्तान अमेरिका को फौजी अड्डा बनाने दे रहा है, और बाकायदा उन्होंने कबायली इलाके का भी नाम मेंशन किया है कि जी वहां पर पाकिस्तानी जो सूरत हाल थी मैंने आपसे अर्ज कर दी, उस पर एडमी प्रोग्राम पे आ जाएं। वो देखिए अफवाहों की बात दूसरी है, नहीं अड्डे दे रहा पाकिस्तान, इसका सवाल ही नहीं पैदा होता। ठीक है, ठीक है, कोई दे नहीं सकता, कोई जरूरत नहीं करता। इमरान खान का मौक़िफ़ क्या रहा है अफगानिस्तान पे? इमरान खान का मौक़िफ़ क्या रहा है? अमेरिका के खिलाफ उनका मौक़िफ़ रहा है ना मुस्तकिल तौर पे। कभी एक दिन भी उन्होंने, जब वो अपोजिशन में थे इस सारे अरसे में, तो वो अफ़गानिस्तान पे अमरीकी यलगार की मुखालफत करते रहे, तो आज वो कैसे मान जाएंगे? और मान जाएंगे तो उनकी हैसियत क्या रहेगी? मेरा ख्याल है नहीं मानेंगे, वो सवाल ही नहीं पैदा। ठीक है, चलिए यौम तकबीर की आपने बात की हारून साहब, आपने बताया कि कौन कौन इसकी मुखालफत में था। हिमायत जिन लोगों ने की पाकिस्तान के हवाले से कि एटमी धमाके कर देने चाहिए, और चौधरी निसार साहब इसके मुखालिफ क्यों थे? हैरत की बात है। नहीं, इस पर क्या हैरत है? एक राय होती है, राय गलत भी हो सकती है। चौधरी निसार साहब क्योंकि हर राय दुरुस्त नहीं हो सकती, सियासत को बहुत खूब समझते हैं। नवाज शरीफ साहब तजब्जब का शिकार थे, और सरताज अजीज़ की हालत ये थी कि जब धमाके हो चुके तो गौहर अयूब से उन्होंने कहा, उन्होंने लिखा है गौहर अयूब ने कि मैं तो ये समझ रहा था कि हमारा बम फटेगा ही नहीं। आपका क्या ख्याल है? ये सियासतदान कोई अफलातून होते हैं? ये नहीं हर चीज़ की पता, ये नहीं। आप अंदाज़ा लगाएं इस जेल का
इतना बड़ा यानी तवील एक्सपीरियंस रखने वाला जहांदीदा आदमी कह रहा है कि हमारा ख्याल था एटम बम फटेंगे ही नहीं, जबकि हम 83 में कोल्ड टेस्ट कर चुके थे और राजीव गांधी को जवाहरलाल बता चुका था कि इंडिया का नामो निशान मिटा देंगे अगर इस वक्त हम पे हमला किया। हम अफ़गानिस्तान की जंग में उलझे हुए हैं और हम इसके मुतम्मल हैं। और उसने कहा था मैं सिपाही हूँ, मैं आपने लाइव अम्यूनिशन जारी कर दिया है और लाइव यानी असला गोला बारूद जारी कर दिया है, बम फराम कर दिए हैं और वो आप पाकिस्तान पे हमला करने का इरादा रखते हैं, नामो निशान तुम्हारा मिटा देंगे। तो वो तो देखिए ना किसने हमायत की, हमायत तो सारी कौम ने की। कौन था जो हमायत नहीं कर रहा था? एक दो थे, आमक अखबार में जो कह रहे थे कि नहीं धमाका नहीं करना चाहिए और जो इस बात से आशना ही नहीं थे कि अवामी एहसासात और जज्बात का तूफ़ान जब उठता है तो कोई उसके सामने नहीं ठहर सकता। पूरी कौम साथ थी, पूरी फ़ौज डिटरमेंट थी। जहांगीर करामत ने साफ साफ कहा था कि मुआहदा तो करना ही होगा 12 दिन में। नवाज शरीफ साहब सबकी सुनते रहते थे, खामोश रहते थे। जो लोग ये कह रहे हैं ना कि नवाज शरीफ धमाका की मुखालफत की थी, वो गलत कह रहे हैं। बिला वजह किसी पे इल्ज़ाम नहीं, लेकिन मुखालफत आप किसी के मुखालफ है या हामी है, वाक़यात को तो मस्ख नहीं करना चाहिए। नवाज शरीफ ने अपने कोई राय दी ही नहीं, सबकी राय सुनते रहे और आखिर में उन्होंने फैसला किया कि वो धमाका करेंगे। आपकी भी जो गुफ्तगू हारून साहब मैं सुन रही हूं, 5 उन्होंने किया क्लिंटन को। आपकी भी जो गुफ्तगू सुन रही हूं, सारा क्रेडिट हमेशा नवाज शरीफ साहब के हिस्से में क्यों आता है? मेरी बात मुकम्मल करने दे, मुझे मुकम्मल करने दे मेरी बात। वो अपना 5वां फ़ोन उन्होंने किया अपना क्लिंटन को कि जी मैंने धमाका कर दिया, इसलिए कि पाकिस्तान आवाम यही चाहते थे। देखिए टालबुट यहाँ पे आया और लोग आए, उनका नायब वज़ीर ख़ारिजा था इस इलाके के लिए, जनरल ज़ैनी आया, ज़ैनी है सही तलफ़ुज़ है, वो आया। पाबंदियाँ लगेंगी, आप तनाव रह जाएंगे दुनिया में। लेकिन इंडिया धमाका कर चुका था और मैंने आपसे अर्ज़ किया कि नवाज शरीफ साहब को ये बता दिया गया था कि इसका अंजाम क्या होगा। मजीद निज़ामी नहीं तनहा और बहुत से लोगों ने बता दिया था। नवाज शरीफ की हुकूमत ही बाकी नहीं रह सकती थी और नवाज शरीफ इतना नादान नहीं है। एक तूफ़ान उठता और ऐसा तूफ़ान उठता कि शरीफ ख़ानदान का नामो निशान मिट जाता। ऐसा नादान नहीं था नवाज शरीफ कि वो धमाका न करता, सारी कौम उसके साथ थी। बाकी अब वो बयानात दे रहे हैं यौम तकबीर पे कि नवाज शरीफ ने एक अजीम कारनामा अंजाम दिया और धमाका कर दिया। किस चीज़ का धमाका किया? एटम बम मौजूद था तो धमाका किया ना, या मतलब ये इत्तेफाक फाउंड्री में कोई वो बना के कोई चीज़ उसका धमाका कर दिया था। भाई एटमी प्रोग्राम की बुनियाद रखी, ये एजाज़ कोई छीन नहीं सकता भुट्टो से, उसने इसकी बुनियाद रखी और शदीद दबाव था। इतना ही शदीद दबाव ज़िया-उल-हक पे था, उसने इसे जारी रखा। बार्थोलोमियो ने धमकी दी आके तो वो उठ खड़ा हुआ कुर्सी से, एक फ़िक्रे से दूसरा फ़िक्रा नहीं बोलने दिया और उसने कहा कि अगर आप इसमें बात करना एटमी प्रोग्राम पे दबाव डालना चाहते हैं देन देयर इज़ नो पॉइंट फॉर डिस्कशन। फिर गुलाम इसाक़ खान का कंट्रीब्यूशन है कि सारा वक्त तमाम 74 से लेके रोज़े आखिर तक, आखिरी दिन तक एटमी प्रोग्राम के निगरान वो थे। नवाज शरीफ साहब तो वहाँ कभी गए ही नहीं, बेनज़ीर गई नहीं। बेनज़ीर बाय द वे धमाके के हक में थी, बार बार वो कह रही थी। हारून साहब आगे बढ़ के बात करेंगे, मुझे भी ब्रेक की तरफ बढ़ना होगा, टाइम आप हो चुका है। एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं, जब ब्रेक से हम वापस हारून लेनी है माजरत के साथ, एक ब्रेक लेके वापस आएंगे, ये इससे कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। यौम तकबीर से मुताल्लिक बात कर रहे हैं। हारून साहब, आप मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का जिक्र कर रहे थे कि वो भी इस हक में थी कि एटमी धमाका किया जाए। बेनज़ीर भुट्टो ने ये कहा, अखबार नवीसों को बुलाया खालिद खरल के घर पे लाहौर में और उनकी राय सुनती रहीं और ख़ामोश रहीं। जब फ़ैसला हो चुका तो उन्होंने कहा बड़ी अफसोसनाक बात है कि ताख़ीर हो रही है और जितनी ताख़ीर हो रही है उसका नुकसान है। फिर उन्होंने कहा इस्लाम का उसूल क्या है
उनके असल अल्फाज ये थे, हमारा उसूल क्या है, मुराद ये थी कि इस्लाम का उसूल क्या, आँख के बदले आँख, दांत के बदले दांत, ये उनके एग्जैक्ट अल्फाज थे जहाँ तक मुझे याद है। और फिर उन्होंने कहा कि फ़ौरन धमाका करना चाहिए। मैं आपसे ये अर्ज कर रहा था कि एटमी प्रोग्राम में रोल किसका क्या था, यानी ये ऐसा तासुर देते हैं, ये खुशामदियों की अजीब नफ्सियात होती है, ये तकरीबन अंधे ही होते हैं और बेकारियों की तरह होते हैं कि जी नवाज शरीफ साहब ने कर दिया। किस चीज़ का कर दिया भाई धमाका? वो सब कुछ बनाया जा चुका था ना। नवाज शरीफ साहब तो कभी गए ही नहीं कऊटा, न बेनज़ीर गई। बात यह है कि बेनज़ीर का तो किरदार है इसमें, मिसाइल साजी में, और जनरल काकड़ का किरदार है जिन्होंने आज तक दाद ही नहीं मांगी, जिन्हें बेनज़ीर ने कहा आप एक्सटेंशन ले, उन्होंने एक्सटेंशन लेने से भी इनकार कर दिया, जिन्हें अमरीकियों ने इशारा किया कि आप इक़्तिदार पे कब्जा कर लें, उन्होंने इसका जवाब देना भी पसंद नहीं किया, एक्सटेंशन भी ली और खामोशी से घर चले गए। असल हीरोज और होते हैं। फिर देखिए और लोग हैं, यानी इन सब ने काम किया। गुलाम इसहाक खान ने आखिरी दिन तक, गुलाम इसहाक खान को साइंसदान बाप की तरह समझते थे। अच्छा, नवाज शरीफ ने धमाका किया, वो साइंसदान जो खाना पीना भूल गए। मैं एक आदमी इत्तफाक से वहाँ गया, उसको जाने का मौका मिला, उसने मुझे कहा लोग शेव नहीं करते कि उसमें भी 5 मिनट ज़ाया होते हैं। मैंने बात साइंसदानों से मिला, मैं हैरान रह गया कि किस तरह की कुर्बानियाँ उन्होंने दी हैं और कितनी तकलीफ़ें झेली हैं। उन साइंसदानों का नाम कोई नहीं लेता, यानी जिन्होंने बनाया है वो हीरो नहीं है। यानी पाकिस्तान के पास था क्या आपके पास ये टेक्नोलॉजी थी? एक सुई तो आप बना नहीं सकते, और स्टेट ऑफ आर्ट मिसाइल भी आपने बना लिए और एटमी प्रोग्राम भी उसे। इंडिया तो हमसे बहुत पहले शुरू हुआ था। फिर मिसाइल का किस्सा है, उस वक्त तो हमें गौरी मिसाइल की ज़रूरत थी, बर वक्त डॉक्टर कदीर ने बनाया, लेकिन अब शाहीन मिसाइल है। और शाहीन मिसाइल लोगों को मालूम होना चाहिए कि जहाँ कहीं पाकिस्तान को जहाँ कहीं से भी ख़तरा हो, मैं फिर कहता हूँ जहाँ कहीं से भी थ्रेट हो, और हत्ता के आलम इस्लाम को जहाँ कहीं से थ्रेट हो, शाहीन मिसाइल वहाँ पहुँच सकता है। दुनिया के बेहतरीन मिसाइल में से एक है। ज़्यादा से ज़्यादा कोरिया के पास, शायद इससे बेहतर हो, या अमेरिका के पास बेहतर हो, इससे ज़्यादा किसी के पास नहीं। फिर जिस अरसे में हमारी इमदाद बंद रही, उसी अरसे में हमारे साइंसदानों को और हुकूमतों को यह बात समझ में आई कि हमें सब खुद करना होगा, और हमने किया। और एटम बम भुट्टो ने नहीं बनाया था, शुरू किया था, और शुरू वही कर सकता था उन हालात, उन मुश्किल हालात में। एटम बम बनाया ज़िया-उल हक के दौर में, और मिसाइल बने बेनज़ीर के दौर में, और उसमें बेनज़ीर का पर्सनल कंट्रीब्यूशन में हर तरह की चीज़ें जो हैं, जो कौमी दफाई मामलात में हैं, उनमें बहुत सी तफसीलात बाद औक़ात बयान नहीं की जा सकती। और इसमें ग़ुलाम इसहाक़ खां का इतना कंट्रीब्यूशन है, एक एक पैसे की, एक एक डिलीवरी की वो निगरानी करते थे, वो खुद मीटिंग में जाते थे, और इतना उनका इन्हमाक था कि साइंसदानों ने पिछले बरस की मीटिंग में फर्ज कीजिए एक बात कही है, और अब उससे कोई मुख्तलिफ बात की तो वो याद दिलाते थे, पिछली दफ़ा आपने मुझसे ये कहा था, और मैं दोहराता हूँ, अपने बाप की तरह उसका एहतराम करते थे। मैं जिस साइंसदान से मिला, और मैं बहुत साइंसदानों से मिला ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू करने के लिए, समझने के लिए, ज़ाहिर है वो राज तो नहीं आश्कार करते थे, हमें बताते थे कि भाई किन मराहल से हम गुजरे और किन दुश्वारियों का सामना रहा और किस किस ने हमारी मदद की। आपको मालूम है सेठ आबद ने इसमें काम किया। कितने अनसंग हीरोज़ हैं, कितने लोग हैं जिनका नाम ही कभी नहीं आएगा। ISI के कितने अफसर हैं जो अपनी ज़िंदगियां ख़तरे में डालकर यूरोप में गए और उन चीज़ों की ख़रीदारी की जिनकी ख़रीदारी करना ज़रूरी थी। कितनी शिद्दत से निगहबानी की कि फ्रांसीसी सफ़ीर वहाँ गया और भेस बदल के, और वहाँ उसने कोशिश की तो उसके साथ वो सलूक किया गया जो किया जाना चाहिए था। 2 दफ़ा ज़िया-उल हक के ज़माने में, 2 दफ़ा, उसकी तारीख़ें तक बताई जा सकती हैं तहकीक करके। इसराइल और इंडिया की कोलैबोरेशन से कऊटा पर हमले का फ़ैसला किया गया। दोनों दफ़ा इसराइल को पैगाम दिया गया, इतना सा तुम्हारा मुल्क है, उसके परखचे उड़ा के रख देंगे उन पे। यानी इंडियन एयर उसके वो पेंट किया जा चुका था। इंडियन जो फाइटर थे उन पे जो रंग होता है वो रंग पेंट किया जा चुका है। एक दफ़ा तो ज़िया-उल हक एयरपोर्ट पे थे, जब उन्हें बताया गया, उन्होंने कहा मैसेज दे दो, और मैसेज आपको पता है कहाँ दिया जाता था? अमरीकी सफारत खाने में इसराइल का एक आदमी हमेशा मौजूद होता है, मैसेज उसे दिया जाता था। सही। तो ज़िया-उल हक का रोल है, ग़ुलाम इसहाक़ का है, साइंसदानों का है, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के बगैर नहीं हो सकता था।
लेकिन बहुत कंट्रीब्यूशन डॉक्टर समर मुबारक मंद का भी है, जिनका डॉक्टर साहब ने मजाक उड़ाने की कोशिश की। वो हम असरी का हसद होता है और वो भी खैर उन पर तनकीद करते थे। इसमें तो इसकी जब तारीख लिखी जाएगी तो ये नहीं होंगे, आज जो तासुर है वो नहीं होगा, सही, और बहुत से और लोगों के नाम आएंगे। इस पे सोच विचार की गई, इस पे साइंसदानों ने कहा, कुछ लोगों से किसी ज़माने में मुझसे भी मशवरा किया गया था कि इसके हकायक जो है वो लिख दिए जाएं। तो मैंने अर्ज़ किया कि इसका बेनिफिशरी इंडिया होगा, इजराइल होगा, अमेरिका होगा। अगर ऐसा कोई डॉक्यूमेंट बनाया जाता है, ये कौमी राज हमेशा कौमी राज ही रहना चाहिए। सही। इतना बड़ा दिन है हारून साहब, मगर सरकारी सतह पर कोई ख़ास तकरीब मुनक़िद क्यों नहीं की गई? आज का दिन बहुत ही कीमती और बहुत ही बड़ा दिन है पूरी कौम के लिए। ये कैसे तकरीब कर सकते थे? धमाके तो नवाज शरीफ के ज़माने में हुए थे, तो ये कैसे कर सकते थे? तो ख़ुद मुस्लिम लीग नून ने कौन सी तकरीब की? ख्वाजा साद रफ़ीक ने लोगों को बुलाया, 100-150 आदमी होंगे, 150 नहीं तो 200 होंगे। तो ये कहाँ ओन इसको कर सकते हैं? इनको पता नहीं है कि अगर ये करेंगे तो ये कहाँ कहाँ बात खटकेगी। इतनी ज़रूरत किस में है? ये दिन तो सारी कौम को मनाना चाहिए, एक तारीख़ी वाक़या है। आज अगर इंडिया पाकिस्तान पे हमला नहीं कर सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता कि इंडिया को एडवेंचर करेगा तो ऐसा पछताएगा कि इंडिया के हिस्से बखरे होना शुरू हो जाएंगे। एक तो कोरोना है, उसने मार डाला है उसको, एक अलहदगी की तहरीकें हैं, एक नाराज़गी है हिंदुत्व के ख़िलाफ़, शूदर नामुतमिन है, मुसलमान नामुतमिन है, 20 करोड़ मुसलमान, कश्मीर में तहरीक है, झारखंड में है, 256 अजला में है। तो वो किस वजह से है? वो पाकिस्तान का एटमी और मिसाइल प्रोग्राम है, और इसमें जिसका कंट्रीब्यूशन है उसे तस्लीम किया जाना चाहिए। बेशक, ठीक है। हारून साहब, मेरे पास एक आखिरी मिनट है। अभी पानी का मामला था जो ज़ेर बहस मुझे रखना था, मगर आज़ाद जम्मू कश्मीर के हवाले से एक सवाल पूछ लेती हूँ हारून साहब, कि वहाँ पर कौन सी पार्टी की क्या पोजीशन है? जुलाई के अंदर मेरा ख्याल है वो आज़ाद जम्मू नहीं, वो आज़ाद जम्मू कश्मीर वो के इलेक्शन जो हैं वो तफसील चाहते हैं। पानी पे हम 1 मिनट बात कर लेते हैं। देखिए, पंजाब में ज़ेर काश रकबा सिंध से 2 गुना है, लेकिन पंजाब को जो पानी मिलता है वो सिंध से सिर्फ 20% ज़्यादा मिलता है। ये बड़ी अफसोसनाक बात है। पंजाब ने इसके लिए सेक्रीफाइस किया और करना चाहिए था। पंजाब बड़ा सूबा है, पंजाब में ट्यूबवेल लग सकते हैं निस्बतन ज़्यादा आसानी से, बाज़ इलाकों में, सिंध में बाज़ इलाकों में दुश्वारी है। वो सिंध कार्ड खेल रहे हैं, नफरत और तअस्सुब की सियासत कर रहे हैं बिलावल भुट्टो साहब और उनकी पूरी पार्टी, कि पंजाब हमारे हिस्से का पानी। उसमें यजीदियत के अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं। शर्म आनी चाहिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हुए कि आप ये अहले पंजाब को यजीदी कह रहे हैं। ये यानी ना सिंध में किसी सिंधी के ख़िलाफ़ ये ज़ुबान लबो लहजा इस्तेमाल होना चाहिए, ना पश्तूनों के ख़िलाफ़, ना बलोचों के ख़िलाफ़। इस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल करते हुए हया आनी चाहिए हर आदमी को। ये तासुब में नहीं पड़ना चाहिए, ना पंजाब के ना सिंध के। डेटा ये है कि सिंध को पानी उसके हिस्से से थोड़ा सा ज़्यादा दिया जाता है, और डेटा ये है कि उसके जो इब्तदाई अज़ला हैं उस पानी को वो पानी ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं, और जनूबी अजला उससे महरूम रह जाते हैं, और उसकी वजह से फिर चीखो पुकार होती है। हकायक ये है। ठीक है, चलिए इंशाल्लाह इसके ऊपर तफसील से बात करेंगे। बहुत शुक्रिया। इसमें कुछ और तफसील है वो मैं कल अर्ज करूंगा आप। इंशाल्लाह पानी क्यों कम है ये मैं कल आपसे अर्ज करूंगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मेरे तमाम देखने वालों का शुक्रिया। पाकिस्तान ने 23 साल पहले इस खित्ते में जो ताकत का तवाज़ुन था उसे मुतवाज़न किया, उसे बराबर किया, और इस ख्वाब को हकीकत में बदलने के लिए तमाम लोग जिन ने भी अपने हिस्से का किरदार अदा किया, वो तमाम लोग खराज तहसीन के मुस्तहिक़ हैं। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़।